हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, जिस पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम उदारवाद के प्रकार तथा उदारवाद की आलोचना पर चर्चा करेंगे। उदारवाद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म। उदारवादी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रही है। इस संबंध में उदारवाद के प्रमुख रूप से दो रूप बताए जा सकते हैं, जिसमें से पहला है नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद, दूसरा है सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। अब हम पहले बात करते हैं नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद की। उदारवाद का प्रारंभिक रूप व्यक्तिवादी था, अर्थात उसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता, इच्छा और व्यक्ति का विवेक हर चीज का आधार है। समाज, राज्य और कानून व्यक्ति के लिए हैं। वे मानवीय हैं, कृत्रिम हैं और परिवर्तित किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत हित की पूर्ति ही समाज, राज्य और कानून का आधार है। अतः राज्य और समाज को सीमित करना प्रारंभिक उदारवाद का महत्वपूर्ण पहलू था। परंपरागत उदारवाद के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव माना गया, जिसे नकारात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। राज्य को सीमित और नकारात्मक भूमिका प्रदान की गई। व्यक्ति के अधिकारों तथा स्वतंत्रता को प्राकृतिक मानते हुए राज्य के हाथों में राज्य सत्ता को जनता की अमानत समझा गया। स्वतंत्र समझौते, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था तथा मुक्त बाजार को आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता बताते हुए आर्थिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया गया। अर्थात नकारात्मक उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को महत्व देता है। यह पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। यह राज्य तथा सरकार को आवश्यक बुराई मानता है तथा जो सरकार कम से कम शासन करे उसे सर्वोत्तम मानता है। नकारात्मक उदारवाद की जो प्रमुख विशेषताएं या मान्यताएं हैं वो इस प्रकार से हैं, जिसमें से पहली है कि व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दूसरी है कि स्वतंत्रता का अर्थ तमाम प्रकार की सत्ताओं से मुक्ति है। तीसरी है कानून का आधार विवेक है, न कि आदेश। इसी प्रकार से उदारवाद की जो चौथी मान्यता है वह है कि सरकार तथा राज्य आवश्यक बुराई है तथा जो सरकार कम से कम शासन करे वह सर्वोत्तम है। उनके अनुसार राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद के सिद्धांत को मान्यता। इस प्रकार से परंपरागत उदारवाद मुक्त व्यापार तथा समझौते पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि राज्य का बिल्कुल हस्तक्षेप ना हो। वस्तुतः यह पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। अब हम बात करते हैं सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर। 19वीं शताब्दी में नकारात्मक उदारवाद पर आधारित स्वतंत्र पूंजीवादी आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के गंभीर परिणाम दिखाई दिए। पूंजीवाद की प्रगति ने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जिसके पास बेचने के लिए अपनी श्रम शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। पूंजीवाद के विकास के कारण इस वर्ग के शोषण एवं अत्याचार बढ़े और अनेक उदारवादी लेखकों ने इसकी आलोचना की। मजदूर वर्ग के आर्थिक शोषण की वजह से उदारवादी दर्शन चरमराने लगा। स्वतंत्र प्रतियोगिता का सिद्धांत मजदूर वर्ग के लिए स्वतंत्र शोषण का सिद्धांत बन गया। ऐसे समय में कार्ल मार्क्स और एंजल्स के दर्शन का उदय हुआ। उन्होंने मजदूर वर्ग से संगठित होकर समाजवादी क्रांति के माध्यम से शोषण पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की अपील की। अब बदले परिप्रेक्ष्य में पूंजीवादी वर्ग को मजदूर वर्ग की क्रांति का मुकाबला करने के लिए एक नए दर्शन की आवश्यकता थी। अतः राज्य के कार्यों, स्वतंत्रता, राज्य एवं व्यक्ति के संबंध आदि के बारे में विचार बदलने लगे। नकारात्मक राज्य तथा स्वतंत्रता का दृष्टिकोण
सकारात्मक राज्य तथा स्वतंत्रता में परिवर्तित होने लगा। अब पुलिस राज्य कल्याणकारी राज्य में बदलने लगा। राज्य एक आवश्यक बुराई न समझी जाकर कल्याणकारी संस्था के रूप में अपरिहार्य समझा जाने लगा। राज्य को स्वतंत्रता का दुश्मन नहीं मित्र माना जाने लगा। 19वीं शताब्दी में उदारवाद को दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा, एक प्रजातंत्र की चुनौती तथा दूसरी समाजवाद की चुनौती। प्रजातंत्र की चुनौती का सामना राजनीतिक समानता की मांग को वयस्क मताधिकार देकर सुलझाया गया तथा समाजवाद की आर्थिक समानता की मांग को राज्यों की आर्थिक कार्यों में दखलंदाजी, कल्याणकारी भूमिका, निर्धन मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारने संबंधी नीतियों के माध्यम से पूरा करने का प्रयत्न किया गया। राज्य की शक्ति को बढ़ाया जाना आर्थिक समानता लाने की आवश्यकता माना गया। आज उदारवाद समाजवाद से घुल मिल रहा है और यह सिद्धांत सकारात्मक उदारवाद के नाम से जाना जाता है। सकारात्मक उदारवाद का दर्शन J.S. मिल, T.H. ग्रीन, रिचे, हॉब्सन, लॉस्की, कीन्स आदि के विचार में मिलता है। इस प्रकार से सकारात्मक उदारवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है, जैसे कि सकारात्मक उदारवाद ने राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानते हुए एक नैतिक तथा कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसने राज्य तथा स्वतंत्रता में विरोध नहीं देखा, अपितु राज्य को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माणक माना गया। इसके अनुसार स्वतंत्रता सकारात्मक है तथा इसे राज्य के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। राज्य समाज सुधारक तथा कल्याणकारी कार्यों द्वारा स्वतंत्रता तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक बन सकता है। सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण तथा नियोजन किया जाना चाहिए। उनके अनुसार समाज में परिवर्तन क्रांति द्वारा नहीं बल्कि क्रमिक विकास के द्वारा ही आ सकता है। सामाजिक परिवर्तन लाने का सर्वोत्तम साधन संसदीय प्रजातंत्र है। इस प्रकार से सकारात्मक उदारवाद के अनुसार पूंजीपतियों को राज्य नियंत्रित कर सकता है तथा उन पर टैक्स लगाकर समाज कल्याण के लिए धन एकत्रित किया जाना चाहिए। उदारवाद की आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरलिज्म। अनेक आलोचकों ने उदारवाद की विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना की है, जो कि इस प्रकार से है, जिसमें से पहला है कि राज्य आवश्यक बुराई नहीं है। उदारवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, किंतु आलोचकों के अनुसार यह धारणा सर्वथा भ्रामक है। राज्य का निर्माण मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। उसका आदर्श मानव कल्याण में वृद्धि करना है। अतः राज्य आवश्यक बुराई नहीं है। उदारवाद की आलोचना करते हुए कहा गया है कि राज्य स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता। आलोचकों ने कहा है कि उदारवादियों की धारणा भी गलत है कि यदि राज्य के कार्य क्षेत्र में विस्तार कर दिया जाए तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट कर देगा। वस्तुतः राज्य के द्वारा बनाए गए कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण न करके उसका पोषण करते हैं। अनियमित या अनियंत्रित स्वतंत्रता का विकृत रूप है। इसी प्रकार से उदारवाद की आलोचना करते हुए यह कहा जाता है कि यह पूंजीवादी वर्ग का दर्शन है। आलोचकों ने कहा है कि उदारवाद पूंजीवादी वर्ग का दर्शन है। यह पूंजीवादी आर्थिक संबंधों, राजनीतिक व्यवस्था को बनाकर रखना चाहता है। यदि यह राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार भी देता है तो केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने तथा पूंजीवाद की मौजूदा आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही। इसी प्रकार से उदारवाद की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि समानता के बारे में भ्रामक धारणा है, यानी कि उदारवाद आर्थिक सुधार कार्यों के द्वारा आर्थिक समानता स्थापित किया जाना संभव मानता है, जबकि बिना निजी संपत्ति को खत्म किए आर्थिक समानता संभव नहीं है। इसी प्रकार से
जो नेक्स्ट आलोचना है उदारवाद की कि खुली प्रतियोगिता दुर्बल वर्ग के लिए लाभदायक नहीं होती। आलोचकों ने कहा है कि खुली प्रतियोगिता का लाभ शक्तिशाली को मिलता है। भुखमरी, अस्वस्थता, अयोग्यता तथा दासता आदि स्वतंत्र प्रतियोगिता का परिणाम है। आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता के भयानक परिणाम हुए हैं। उपयुक्त आलोचना के बावजूद व्यक्तित्व का विकास, स्वतंत्रता, अधिकार, लोकतंत्र आदि के जबरदस्त नारों तथा सामंतशाही के खिलाफ जबरदस्त क्रांतियों का नेतृत्व करने वाले पूंजीवादी वर्ग के दर्शन के रूप में उदारवाद ने एक महान क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। इस प्रकार से यह एक प्रगतिशील और रचनात्मक विचारधारा है जो कि वर्तमान में लोकतांत्रिक समाजवाद और कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रकट हुई है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।